हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। तो इस बात को हम यहाँ पर आज डेरिवेट करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे दें कि सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, या मेरा सजेशन ही से समझिए या फिर मेरा रिक्वेस्ट समझिए कि वीडियो को स्किप ना किया करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखें उसके बाद स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा सा देखने से ही कंटेंट आपको समझ में नहीं आते हैं। जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे शुरू से अंत तक, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर बताए जाते हैं, अलग अलग टीचर्स की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोग होते हैं कि पहले ही सारी बातें बता देते हैं, और कुछ लोग होते हैं बीच बीच में एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो मेरी आदत है कि चीज़ों को एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझाना। तो मैं इस तरीके से ही इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पूरा कंटेंट देखे बिना आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो सभी को मेरा ये सजेशन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, और मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें। यदि आप शेयर करेंगे तो हमारी ये जो फिज़िक्स की सीरीज़ है वो काफ़ी आगे तक जाएगी, जिससे हमको भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बातों में वक्त जाया करने से फ़ायदा नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है बाह्य क्षेत्र। तो सबसे पहले एक बाह्य क्षेत्र लगाएंगे। बाह्य क्षेत्र कैसा होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। ऑब्वियसली इसमें द्विध्रुव रखना है और उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए आज कैसे इसे करेंगे। इस टॉपिक को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह का टॉपिक हम एक बार कर चुके हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, ये भी ठीक वैसा ही है। वहाँ पर हमने द्विध्रुव आघूर्ण की गणना की थी, और इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था। हमारे पास एक वीडियो है उसके लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। वहाँ पर हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इसलिए हमने इसका सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था। जिन बच्चों ने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है वो आज के लेक्चर को पूरा देखें, उन्हें पीछे की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये थोड़ा सा डेरिवेशन लॉन्ग है, बट आई एम श्योर, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 100% ये बातें सारी आपको समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। आप एक ही बार देखिएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य क्षेत्र मानकर चलना है हमें। और आप जानते हैं एक समान जहाँ पर क्षेत्र होता है वहाँ पर बल रेखाएँ कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ समांतर रेखाएं खींची हैं, और ये रेखाएं बल रेखाएं हैं। ठीक है, और ऐसी बल रेखाएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज होगा, शक्तिशाली चार्ज होगा, जिससे बल रेखाएं बाहर की तरफ, अगर प्लस होगा तभी बाहर की ओर निकल रही हैं और इधर जा रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई शक्तिशाली ऋणावेश होगा जिससे ये अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक बाह्य क्षेत्र। और कैसा क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि इसके सभी बिंदुओं पर, यानी यहाँ पर जितना वैद्युत क्षेत्र है उतना यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर, इस पूरे एरिया में हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एक समान है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? दो समान आवेश होते हैं। ठीक है, इनका ये समान आवेश होंगे। ठीक है,
इनका परिमाण तो समान होगा परंतु प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी। ये हमारे पास यहाँ पर हमने पिछली बार बताया था कि आप लोगों को माइनस क्यू चार्ज रखना है और यहाँ पर कैसा चार्ज रखना है, प्लस क्यू चार्ज। और सपोज मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर है और ये कहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, बी बिंदु पर है। अब आप देखिए अगर ये माइनस क्यू है तो इस पर एक बल लगेगा इस प्लस आवेश के कारण इधर की ओर, ठीक है, एक बल लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये माइनस क्यू आवेश इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा इस दिशा में, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शक्तिशाली है, इसमें बल की दिशा इधर की ओर होगी क्योंकि ये माइनस है तो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा और ये प्लस है तो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं इसकी तरफ, ये बल की दिशा है। अब अगर परिमाण समान है तो इसके बल का भी मान क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि यदि यह वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ई है, तो बल का मान जानते हैं, बल बराबर होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई होता है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, Q इंटू ई। इस तरह से हमें समझ लेना है। और एक बात, द्विध्रुव में यहाँ पर एक मध्य बिंदु मानेंगे जिसे हम कह सकते हैं O, O पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। और इस द्विध्रुव की जो लंबाई है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वहाँ पर हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। आप 2l भी ले सकते हैं, कुछ किताबों में तो 2l ही लिखा जाता है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा कोण। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये सपोज मान लेते हैं थीटा कोण अंतरित कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर यदि हम एक ऐसे रेखाएं बढ़ा दें, रेखा ये क्रिया रेखा है, आगे हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव पर लगने वाला पहले बल निकालेंगे। हालांकि हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमें गणना करनी होगी कार्य की, तब आएगा स्थितिज ऊर्जा। अब अगर कार्य की गणना करनी है तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो हमें बल की भी गणना करनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बल और उसके बाद निकालेंगे कार्य, फिर वह कार्य किसके रूप में हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल। सबसे पहले कुल बल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है, माना कि, यहाँ पर हम इस बात को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार इस बात को हमने बताया है, तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। कुछ करना नहीं है, लिखना क्या है, बस इस फिगर के बारे में लिखना है जैसे ये बनाया गया है। हम क्या लिखेंगे इस बात को एक बार मैं बता रहा हूँ। यदि आप नोट्स नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके मेरे शब्दों को सुनकर यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इस द्विध्रुव पर समान बल QE दोनों दिशाओं में लग रहा है, ठीक है। तो द्विध्रुव पर यहाँ पर तब लिखेंगे, तब द्विध्रुव पर लगने वाला
कुल बल या फिर नेट बल, ठीक है, लगने वाला नेट बल। तो नेट बल क्या होगा, F बराबर, यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, एक तो A पर लग रहा है तो इसे हम FA लिख दें, और एक B पर लग रहा है तो इसे FB लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल बल F बराबर हो जाएगा यहाँ पर FA प्लस क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। अब आप देखिए बल एक क्या है, सदिश राशि है, बल एक क्या है, सदिश राशि है। तो एक बल का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरे बल का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए FA यदि ये पॉजिटिव है QE, और यहाँ FB की दिशा एक है तो ये हो जाएगा माइनस QE। एक क्या होगा, माइनस होगा, और एक क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। हालांकि चाहे जिसको हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए माइनस वाले को इधर ये माइनस कर दें, ये और इसे प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा QE, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट बल बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसकी गणना हम कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए, यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे होगा, दोनों बल बराबर हैं तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, FA एक पॉजिटिव परिमाण ले लें, और यहाँ पर FB, और ये बराबर है किसके, F के, और इसका भी वैल्यू है हमारे पास F। दोनों बलों का मान जो परिमाण है वो किसके बराबर है, Q इंटू E के बराबर है। यहाँ मॉड में लिया गया है तो प्लस है तो भी प्लस में लिया जाएगा, माइनस है तो भी प्लस लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ जो दोनों बल हैं, दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। और दो बल लग रहे हैं एक ही वस्तु पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, बल युग्म। और दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बल युग्म आघूर्ण निकाला जाएगा, यानी बल युग्म मिलकर इसे घुमा रहे हैं तो बल युग्म का हम यहाँ आघूर्ण निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, चूंकि दोनों बल युग्म की क्रिया रेखाएं, क्रिया रेखा क्या होती है, जिस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे उनके, या ऐसे लिखें, बल तथा बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की, थोड़ा सा ये लंबा हो जा रहा है, हम ऐसे ही लिख दें केवल, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो लंबवत दूरी लिखेंगे, कौन सी दूरी, ये देखिए एक क्रिया रेखा इधर है और ये बल इधर रख रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा अगर पीछे बढ़ाएं ये होगी,
और ये बल इस दिशा में लग रहा है तो इसे पीछे बढ़ाएं तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, इधर होगी। यदि हम इसको इस तरह से मिला दें, ठीक है, इनके बीच की लंबवत जो दूरी है ये सीधी दूरी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। सपोज ये सी है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये जो दूरी है वो क्या है, BC है। बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाउ बराबर हो जाएगा F गुणे बलों के बीच की दूरी क्या है, BC है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BC। अब हमें F का वैल्यू तो पता है लेकिन BC का वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मानते हैं। अब लिखते हैं त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में हमें देखिए क्या निकालना है, BC निकालना है। हम AC नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पर ये है कर्ण और ये है हमारा लंब। कर्ण और लंब के बीच में जो संबंध होता है वो साइन थीटा का होता है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपका BC और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण क्या है हमारा AB है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AB और सभी के वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए हमें BC निकालना है, AB का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर AB का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2A और यहाँ पर हो जाएगा साथ में साइन थीटा। अब AB का वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक 2A है तो रख देंगे। अब BC का मान यहाँ समीकरण में 1 रखते हैं, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे F का भी वैल्यू रख देते हैं। F बराबर क्या होगा, देखिए F बराबर Q इंटू E है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q इंटू E और साथ में यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2A साइन थीटा। इसे थोड़ा सा और सही से लिखें तो ये हो जाएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह से 2AQ एक साथ कर दें या 2QA एक साथ कर दें तो इंटू हो जाएगा E और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2QA, यहाँ पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है 2QA या फिर 2QL भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर 2QA का मान क्या है, P के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा टाउ बराबर यहाँ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, ये बल आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू E और ये हो जाएगा साइन थीटा साथ में। तो ये तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला परिमाण के रूप में। अब यहाँ पर यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा वेक्टर E। तो इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से जो सदिश गुणन करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब PE साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर P गुणे वेक्टर E। तो इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज़ को 2 समीकरण मान लीजिएगा, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। अब तक तो हमने बल आघूर्ण निकाला, बल निकाल लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य की गणना करेंगे और कार्य की गणना जब हो जाएगी इस द्विध्रुव को इसमें घुमाने के लिए तो वही जो कार्य होगा इसे घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बल का मान हमने निकाल लिया है। यहाँ पर एग्जैक्टली बल नहीं दिख रहा है पर बल आघूर्ण है, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे बल की गणना तो हमने कर ली, अब इसके बाद हम इसमें इस द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। अब मान लीजिए कि यह जो द्विध्रुव है पहले इस स्थिति में है और इस स्थिति से हम इसे क्या कर रहे हैं, घुमा के
इस स्थिति में ला रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य की ही गणना जब करेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, क्योंकि वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सपोज मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो द्विध्रुव इस स्थिति में है इसे घुमाकर इस स्थिति में कर दिया। थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस हम ये कंडीशन बना रहे हैं कि इस स्थिति में कर दिया। तो पहले कोण क्या था? थीटा था। अब पहले के कोण को मान लीजिए प्रारंभिक कोण था, इसलिए हम उसे मान ले रहे हैं सपोज ये थीटा 0 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा उसकी गणना करने के लिए इस कोण को हम मान ले रहे हैं थीटा 1। क्या मान ले रहे हैं? थीटा 1। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हौच पौच हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा इस फिगर को अलग भी बना ले रहे हैं, ठीक। इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको हम दूसरी स्थिति में बना रहे हैं। सपोज मान लीजिए यह इसके वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है और पहले जो द्विध्रुव था वो इस स्थिति में था, ठीक है। और अब हम इसे ले जा रहे हैं और इसमें जो कोण बना हुआ था ये थीटा था और इसे मान ले रहे हैं कि थीटा 0 है। अब अगर इस द्विध्रुव को हम यहाँ से घुमाकर इस स्थिति में ला रहे हैं, कुछ इतना घुमा दिए हमने, ठीक है। तो अब जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक उसे सपोज मान ले रहे हैं हम, क्या मान ले रहे हैं? थीटा 1, ठीक है। यानी थीटा 0 से हम घुमाकर इसे कहाँ पर पहुँचा दिए? थीटा 1 तक। अब आप यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, ये हमारी कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति है। और ये क्या है? हमारी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति है, ठीक। अब देखिएगा इसको घुमाने में किया गया कार्य की गणना हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि जब हम इसे घुमाना शुरू किए यहाँ तक लाने में पहली बार तो थोड़ा बहुत ही घुमाए होंगे, आप समझ रहे होंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐसे घुमा रहे होंगे। अब मान लीजिए कि जब हमारा यह जो द्विध्रुव है वो थोड़ा सा इस स्थिति में रहा होगा, जब हमने थोड़ा ही कोण घुमाया होगा तो उस स्थिति में हमारा द्विध्रुव कुछ इस तरह से रहा होगा। और ये जो बीच का कोण है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, मान लीजिए जब हमने थोड़ा सा ही कोण घुमाया था तो इस कोण को हमने क्या मान लिया? डी थीटा मान लिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। सबसे पहले इतना गणना करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरे की गणना कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में डी थीटा घुमाने, द्विध्रुव को ऐसे माना को हटा दीजिए, द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो अगर थोड़ा ही घुमाए हैं तो कार्य भी थोड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं किया गया कार्य क्या है? डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही घुमाए हैं, कोणीय विस्थापन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय
कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोणीय विस्थापन क्या था, d थीटा है, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये टाउ का मान हम समीकरण 2 से लाकर इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टाउ का मान समीकरण 2 से रखने पर, 2 से रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dw इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा p e साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। तो अभी हमने थोड़ा सा ही घुमाया है। अब मान लीजिए हम थीटा 0 से लेकर उसे थीटा 1 तक घुमा रहे हैं, तब किया गया कुल कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा 1 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य को हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, बराबर। अब हम कहाँ कर रहे हैं, थीटा 0 से थीटा 1 तक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर यहाँ तक लाने में जोड़ रहे हैं ना कार्य को, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को समाकलन नहीं समझ में आ रहा है या अवकलन नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, और आप वेट करिए। बहुत ही जल्द आपका समाकलन और अवकलन से संबंधित हमारा एक बेसिक क्लास होगा, और वहाँ पर हम समाकलन और अवकलन से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे समाकलन और अवकलन करते हैं, और क्या होता है समाकलन और क्या होता है अवकलन। इसका एकदम बेसिक से डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये होगा हमारा dw, छोटे छोटे कार्यों को जोड़ रहे हैं तो dw का करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो PE है, dw का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो PE क्या है, कांस्टेंट है, तो PE को आगे कर लें, इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा 1, और यहाँ पर बचेगा हमारा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब W बराबर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा PE। अब देखिए समाकलन कर रहे हैं तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है, ये रख देंगे। और इस तरह से हम बड़े कोष्टक को लगाकर निम्न सीमा और साथ में उच्च सीमा भी लगा देते हैं। इसे आगे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम मिटा दें, थोड़ा इसकी आवश्यकता नहीं है अब देखिए यहाँ पर W बराबर क्या होगा, W इज इक्वल टू PE और यहाँ पर PE, और इस माइनस को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर हम उच्च सीमा रख दें कॉस थीटा 1, और माइनस एक बार हो जाएगा कॉस थीटा 0, ये चीज़ हम रख सकते हैं इतना। तो ये तो हुआ हमारा अभी तक का फॉर्मूला। अब अगर हम माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर हो जाएगा, इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा PE, और यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को आगे लिख लें तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई होकर इधर लिख दें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1।
तो इस तरह से हम कार्य की गणना कर सकते हैं और यही किया गया कार्य है और ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम कुछ और विशेष स्थितियों का भी अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं किया गया कार्य W बराबर ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अब इसे हम चाहें स्थितिज ऊर्जा को हम जानते हैं PE से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE। हालांकि इस P को हम कैपिटल लिख रहे हैं, आप चाहें तो U भी लिख सकते हैं, इसे मिटा दें, पोटेंशियल एनर्जी 2 बार है U। तो यहाँ पर भी क्या लिख दें, U बराबर PE और ये हमारा हो जाएगा cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इसके विशेष स्थितियों के बारे में। यहाँ हम पहला अपना कंडीशन ले रहे हैं कि यदि द्विध्रुव क्या हो, साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था का मतलब कैसे होगा, जैसे कि ये स्थितियां हम बनाए हुए थे, ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में, मतलब इस स्थिति में साम्य, जैसे यहाँ पर ये माइनस Q है और ये क्या है हमारा प्लस Q है। तो अगर इस स्थिति में रहे तो यहाँ पर हमें पता है क्या रहेगा, माइनस Q और ये क्या होगा, प्लस Q। तो इस स्थिति में जो हमारा थीटा था यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं। ये जो थीटा है वो अब इस तरह से हो जाने पर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, और हालांकि इसे थीटा 0 मान कर रखेंगे। तो यहाँ पर पहला कंडीशन ले रहे हैं, यदि द्विध्रुव साम्यावस्था पर हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में थीटा 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, और थीटा 1 बराबर हम ले रहे हैं, थीटा 1 बराबर ले रहे हैं थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U। स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, PE, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos थीटा 0 की जगह पे 0 लिख दें और यहाँ पर माइनस लिख लें cos थीटा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हो जाएगा PE और यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos 0 अंश का मान होता है 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। इस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा अपना कंडीशन लें, यदि द्विध्रुव को, ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाया जाए। ठीक है, घुमाया जाए, तो अगर इतना 180 डिग्री घुमाया जाए तो थीटा 0 बराबर तो 0 होगा ही, 0 अंश, और यहाँ पर थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लेते हैं क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE। अब यहाँ पर देखिएगा इस स्थिति के लिए cos 0 अंश माइनस हमारा होगा cos 180 डिग्री। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, U इज इक्वल टू PE, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 180 का मान होता है -1। ठीक है, हालांकि यहाँ पर -1 है, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ U बराबर क्या आ जाएगा आपका 2PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी तब क्या होगा, 2PE के बराबर होगा।
यहाँ एक और कंडीशन ले रहे हैं कि यदि 90 डिग्री पर हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, तो हम अपना तीसरा भी कंडीशन ले रहे हैं। यहीं पर तीसरा कंडीशन लेंगे, यहाँ पर लिख लें यदि थीटा 0 बराबर 0 और यहाँ पर यदि प्रारंभ में यहाँ पर थीटा 0 बराबर हम कर लें 90 डिग्री। ठीक है, और थीटा 0 बराबर क्या कर लें 90 डिग्री और थीटा 1 बराबर हम केवल मान ले रहे हैं थीटा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आ जाएगा हमारा PE, और यहाँ पर होगा cos 90 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा। और इस स्थिति में U बराबर क्या हो जाएगा, 90 का मान क्या होता है 0, तो माइनस cos थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस PE और साथ में आ जाएगा क्या cos थीटा। तो ये कंडीशन आ जाएगा ये। ठीक, अब इसे भी हम एक समीकरण मान ले रहे हैं। अभी तक हमने कितना भी समीकरण माना था, आप आगे ध्यान दे दीजिएगा। सपोज ये तीसरा समीकरण है। अब यहाँ तक का तो डेरिवेशन आप विशेष स्थितियों के लिए कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यदि आप लोगों को कोई डाउट्स बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। ठीक है, और हम उसके सॉल्यूशन को ज़रूर देंगे। यदि कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप इतना नोट करिए, एक शब्द और आएगा अस्थाई साम्यावस्था और अस्थाई साम्यावस्था। इस बात को भी डिस्कस कर दें थोड़ा सा, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, इसलिए हमें कई बार मिटाना पड़ रहा है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मिटा दें। अब बात आती है अस्थाई साम्यावस्था क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अस्थाई साम्य और अस्थाई साम्य की बात करेंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि हम दो स्थितियां यहाँ पर लें, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, इस तरह से कर लें, और एक यहाँ पर भी हम ऐसी कंडीशन बना दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो इस कंडीशन में पहले रखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। यदि साम्यावस्था में है तो निश्चित रूप से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। यदि इसे हम इस दिशा में घुमा दें, यदि इस दिशा में घुमा दें तो क्या होगा, इस दिशा में, तो इस स्थिति में होगा हमारा ये प्लस क्यू और इस दिशा में होगा माइनस क्यू। ठीक है, तो ये दिशा हम ले रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 0 डिग्री पर ला रहे हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 90 से अगर यहाँ साम्यावस्था से यहाँ पर गया तो इस स्थिति में हमारा जो एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ से लेकर 0 डिग्री पर आया। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 से साम्यावस्था यहाँ पर लिखिएगा। समीकरण 3 से यदि थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तब हम लिखेंगे u बराबर, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो हम लिखेंगे u बराबर माइनस PE, और यहाँ पर cos 0 अंश लिख लेंगे। और इस स्थिति में हमारा क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो u बराबर हमारा आ जाएगा माइनस P इंटू E आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस में आया स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यही बात अगर हम फिर से लिखें, यदि थीटा बराबर हम ले लें 180 डिग्री। ठीक है, यानी हम यहाँ से जो है पुनः हम इसको इधर से घुमाकर इस स्थिति में लेकर आएँ। यहाँ पर
इधर अगर प्लस क्यू हो जाए और इधर माइनस क्यू हो जाए तो इस स्थिति में जो ये द्विध्रुव होगा हमारा वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 180 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, u बराबर माइनस पी ई और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री और 180 का मान -1 होता है, -1 का गुणा कर दें तो u बराबर हमारे पास हो जाएगा p इंटू ई। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कह रहे हैं, देखिए जब पॉजिटिव आएगा यानी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़े तो उस स्थिति में क्या होता है, वह अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और यदि स्थितिज ऊर्जा का मान घट रहा है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। देखिए इस बात को यदि आप ना समझ पाए तो थोड़ा सा एक हम विजुअल एग्जांपल दें। आप यदि एक स्प्रिंग को ऐसे दबाइए, जब हम स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं तो वो छोटा हो जाता है, अर्थात उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है। अब उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान है यानी स्थितिज ऊर्जा उसमें बढ़ गई है, आ गई है। और इस स्थिति में हम स्प्रिंग को अगर छोड़ दें तो उस स्थिति में स्प्रिंग जो होगा पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, अर्थात इस समय वह अधिक अस्थायी है, क्योंकि जैसे ही हम बल का मान हटाएंगे वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, यानी वह अधिक अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि फिर से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अस्थायी। क्या कहेंगे, अस्थायी साम्यावस्था, साम्यावस्था। इसके विपरीत ये क्या हो जाएगा, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। यहाँ पर देखिए, जब भी ये है इस स्थिति में है, अगर प्लस क्यू चार्ज है, जरा सा भी हम इसे धक्का दिए, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी प्रतिकर्षित इसे कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसे जरा सा भी धक्का देंगे वो घूमकर इधर आ जाएगा, ठीक है, इस स्थिति में आ जाएगा। तो ये क्या है, अस्थायी है, क्योंकि अपनी स्थिति को तुरंत ही बदल दे रहा है। और इस स्थिति में क्या है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर हम जानते हैं होता ही है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब ये इसे अट्रैक्ट किए हुए, जैसे ही हम इसे धक्का देंगे, कुछ भी बल लगाएं, इस पर बल लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, फिर से अपनी स्थिति में आ जाएगा। और इसे हम अगर नीचे की ओर धक्का दें तो फिर से ऐसे अपनी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इसे अट्रैक्ट किए हुए है। तो ये स्थिति कैसी है, अस्थायी साम्य है, क्योंकि अपनी अस्थायित्व को बनाए रख रहा है और ये अपनी अस्थायित्व को बनाए नहीं रख पा रहा है, इसलिए इस स्थिति को हम कैसा कहेंगे, अस्थायी साम्यावस्था कहेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से क्या समझ में आता है, इन दोनों बातों से, यदि स्थितिज ऊर्जा का मान देखिए यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी स्थितिज ऊर्जा यदि बढ़ रही है तो वह अधिक अस्थायी साम्यावस्था होती है, और यदि स्थितिज ऊर्जा का मान घट रहा हो तो उस स्थिति को हम अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज के टॉपिक को कवर किया। काफ़ी लंबा डेरिवेशन था, फिर भी आसान था यदि आपने स्टेप बाय स्टेप इसे समझा है तो। जो बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में भी आया हो। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। यदि समझ में आ गया है तो अपार खुशी है हमें कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।